नौकरी वाले के पास कभी पैसे जुड़ते नहीं है, और खास करके जो थोड़े से खर्चीले ज्यादा हों। सो अपने पास पैसे तो थे नहीं। सो अल्टीमेटली मैंने मदर को बोला 8-10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, ये करनी पड़ेगी। 2009 में मैं एक दिन ऑफिस गया पंचकूला। मैंने देखा भी कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बट जो मेरे पास मंथली बिजनेस रिपोर्ट आती थी उसमें बहुत कम दिखते थे। तो मैंने काउंसलर से पूछा, मैं कहा यार जो आप शीट भेजते हो वो तो कम स्टूडेंट्स होते हैं, ये तो कितनी क्लास भरी हुई है। स्किलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के हिसाब से, वो बोलते हैं कि 10th या +2 या 8th या जो बच्चा नहीं पढ़ा उसको स्किल करके जॉब दिलाई जाए। हाँ। बैंकिंग में भी स्किल गैप है, हम पढ़ा के बच्चों को बैंक में जॉब दिलवाएंगे। मैं 50,000 रुपया सैलरी ले रहा था 2007 में, 2015 आ गया और मेरे को ये पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। ऐसी कौन सी टॉप 3 या टॉप 5 स्किल्स हैं जो उनके पास होनी चाहिए टू लैंड अ गुड प्राइवेट बैंकिंग जॉब? किस तरीके का रोड मैप उनको फॉलो करना चाहिए टू बिकम अ गुड प्राइवेट बैंकिंग प्रोफेशनल? जब हमने बिजनेस शुरू किया तो जिन बच्चों को जॉब लगती थी वो उनके पेरेंट्स भी आ जाते थे, साथ में लड्डू का डब्बा लेके आते थे, हमारी बच्चे की जिंदगी बना दी। तो 25-26 साल के बच्चे भी पैरी हाथ लगाने लग जाते थे कि जी मैं तो तुम्हारी उम्र का ही हूँ। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी, विच कीप्स ऑन मूविंग अस। अभी हमने देखा कई लोग बोलते हैं आप अपनी नीश बनाओ, आप ये देखो कस्टमर को क्या चाहिए, आप आइडेंटिफाई करो कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये सब बकवास है। अल्टीमेटली आप बिजनेस में आए हो पैसा कमाना। Hello everyone and welcome back to the Thera Decodes podcast. As you know that on this YouTube channel and all the podcasts that I do are actually focused on helping you accelerate your career growth. और आज के एपिसोड में हमने एक ऐसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर को इनवाइट किया है जिन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ही रेवोल्यूशनाइज्ड इनोवेशन की है in terms of skilling the youth in the banking industry. Let me start with telling you a little bit about his background. Today's guest is going to be Mr. Gursimran Singh Oberoi. He is the founder and MD of IPB, Institute of Professional Banking. And ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच की गैप को ब्रिज कर रहा है, स्पेसिफिकली केटरिंग टू द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, जहां पे उनका मिशन है कि वो ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस ट्रेन्ड बैंकिंग प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर सकें इन आवर कंट्री बाय द ईयर 2030. And so far, through various collaborations with top universities and different initiatives, he has been able to provide upskilled and trained banking professionals in our country to different organizations. आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे गुरसिमरन सर की जर्नी of what his early career days look like, उनकी career choices कैसी थी, how did he get into becoming an entrepreneur, and what was his motivation of tapping into the private banking sector and the upskilling and training sector, जिसमें बहुत सारे लोग एक्चुअली जब घुसते हैं उनकी मोटिवेशंस अलग होती है, बट हम जानेंगे कि गुरसिमरन सर का विजन क्या था, what is he doing with IPB and a lot more. So without any further ado, I would like to welcome Gursimran sir to the Thera Decodes podcast. Thank you madam for inviting me for this podcast. नहीं, my pleasure sir. और हमने ऑब्वियसली बहुत बातचीत की है अबाउट आप आईपीबी में क्या करते हैं, एंड मुझे याद है कि हम पहली बार जब एयरपोर्ट पे भी मिले थे तो तब मुझे याद है कि मैंने आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन पे काम भी किया था और फिर हम मिले थे एंड देन हमने डिसाइड किया कि एक पॉडकास्ट करते हैं. तो मैं जनरली सर जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंटरव्यू करती हूँ तो ऑब्वियसली आपने क्या बिल्ड किया या आपकी जर्नी क्या, आपकी कंपनी के बारे में, ये सारी बातें तो होती हैं और वो हम करेंगे, पर मुझे लगता है कि जब तक आप इंसान के चाइल्डहुड में नहीं जाते हो या वो किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने क्या किया है, तो आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आता है कि उनकी एक्चुअल स्टोरी क्या है. तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आपसे ये पूछने से कि आप किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और आपके चाइल्डहुड ईयर्स कैसे थे, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज वर यू ब्रॉट अप विद, एंड क्या उनका कोई इम्पैक्ट था इन योर करियर, या आपने जो करियर चॉइसेस लाइफ में ली जब आप अभी देखते हो तो क्या आपको लगता है कि द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड यू केम फ्रॉम हैड अ रोल टू प्ले इन यू चूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप? राइट. तो मैडम मेरा जन्म जो है वो दिसंबर 1978 का है. तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 7 साल का था. फिर हमारी मदर ने हेल्प की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हेल्प की और हम पढ़े. सो 1996 में मैंने 10+2 की विद 52.8% मार्क्स. तो आई वाज अ बिलो एवरेज स्टूडेंट और मेरे केमिस्ट्री और मैथ्स में तो बस जस्ट पास आउट ही हुआ था. तो उसके बाद
मैंने सोचा कि आगे बीटेक करते हैं, पर बीटेक जो मेरे को मिली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो मेरे को मिली अराउंड 400 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। 400 किलोमीटर, तो बहुत दूर लगा। फिर किसी हमारे डिस्टेंट रिलेटिव ने बताया कि बीटेक करके जॉब तो मिलती नहीं है, इतनी दूर भेजोगे भी तो कुछ होगा नहीं, तो यू शुड ट्राई फॉर सम स्किल डेवलपमेंट डिप्लोमास। अच्छा, सो उसमें उन्होंने बताया जैसे इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर है चंडीगढ़ में, सो वन इज इंडो जर्मन ट्रेनिंग सेंटर इन लुधियाना। ओके, सो इंडो जर्मन चंडीगढ़ मेरे होम सिटी में तो नहीं हो पाया, बट आई गॉट एडमिशन इन लुधियाना। ओके, सो द कॉलेज नेम वाज सेंट्रल टूल रूम। वहां मैंने 4 ईयर का डिप्लोमा किया टूल एंड डाई टेक्नोलॉजी में, जहां हमें मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता था। हमें वर्कशॉप में काम करना होता था मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे सिर्फ हमारी थ्योरी होती थी। अच्छा, पूरा प्रैक्टिकल पूरा प्रैक्टिकल था, और लास्ट फाइनल ईयर वाज ऑल 6 डेज प्रैक्टिकल। ओके, सो हम एक्चुअल में काम करते थे जो इंडस्ट्री में हमने जाके काम करना है और उस टाइम पे सो हमारे कुछ फैकल्टीज जर्मन से भी आते थे हमें गाइडेंस देने, गेस्ट फैकल्टीज आते थे वहां, और हमें डिजाइनिंग कैसे करनी है डाइज मोल्ड्स की, और काफी टेक्निकल कोर्स था, सीएनसी मशीनिंग चलानी सीखी वहां। तो धीरे धीरे आई फिनिश्ड माय डिप्लोमा इन ईयर 2000, और मेरी माइक्रोटेक करके एक मॉनिटर बनाती थी उस टाइम, अब वो काया बैटरीज और इन्वर्टर्स भी बनाती है, उस कंपनी में मेरी जॉब लगी। ओके, ये जो आपने पर इंडस्ट्री चूज की, क्योंकि मुझे पता नहीं था, टूल एंड आपने बोला टूल एंड डाइंग, ये बहुत मतलब बहुत आई थिंक नीश इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। हाँ, सो जैसे कोई भी चीज बनती है उसकी पहले डाई या मोल्ड बनता है, राइट, सांचा जिसको बोलते हैं। करेक्ट, तो वहां मोल्टन मटेरियल डालते हैं, वैसी शेप ले लेगा, अगर प्लास्टिक है तो वैसी ले लेगा। करेक्ट। तो जो आयरन की होती है वो डाई बनती है, तो डाई पंच होता है, उसकी स्पेशलाइजेशन है। तो उसकी आपने पढ़ाई 4 साल की पूरी? ओके, और आपका इंटरेस्ट मतलब, क्योंकि आपने जैसे बोला जिस फील्ड में आपको चाहिए थी वो 400 किलोमीटर दूर था कॉलेज, फिर आपको ये लेना पड़ा, बट क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इंटरेस्ट आने लगा? लाइक डिड यू एंजॉय स्टडिंग द सब्जेक्ट्स जो आप उधर पढ़ रहे थे? सो जो 400 किलोमीटर दूर था मैडम, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था, वो बीटेक थी, यहाँ डिप्लोमा था। ओके, बट दिस वाज मोर इनटू स्किलिंग। सो इसके बाद लोग बोलते थे कि जॉब जल्दी मिल जाती है, जिसने फॉरेन जाना है तो वो जल्दी वीजा लग जाता है। करेक्ट। सो अल्टीमेटली यही हुआ। आज की डेट में हमारे 40 क्लास में कैंडिडेट्स पास आउट हुए थे। आई थिंक 29 आर अब्रॉड, आइदर इन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और सिंगापुर। ओके, मेरे को भी एक बार अपॉर्चुनिटी मिली, सिंगापुर में एक जॉब निकली थी, मैंने अप्लाई किया, बट मेरे मदर ने नहीं अलाउ किया कि तुम बाहर जाओ। तो अकेले थे तो मैं नहीं गया, बट अदरवाइज वो डिप्लोमा करके मैंने माइक्रोटेक ज्वाइन किया। करेक्ट। 8-10 महीने मैंने वहां जॉब की, बीच में से उन्होंने मेरे को 3 महीने बाद पीरागढ़ी चौक यहाँ दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ओके, फिर उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा बॉर्डर में, वहां पे भी शिफ्ट किया। तो अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, बट हमारे उस टाइम ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, तो घर पे कोई था नहीं, तो मदर कहते तू चंडीगढ़ में ही जॉब ढूंढ ले, कि घर में एक मेल बंदा होना चाहिए। और फिर मैं चंडीगढ़ वापस चला गया, वहां मैंने जॉब ढूंढी। तो जब मैं वो जॉब तो चंडीगढ़ में जो जॉब ढूंढ रहा था, तो ऐसे करता था, संडे संडे जैसे घर गया, दिल्ली से संडे को घर गया, तो मैं संडे को जाके नजदीक के इंडस्ट्रियल एरिया में जाके अपने रिज्यूम्स बांटता था। छुट्टी होती थी, सिक्योरिटी गार्ड रख लेता था। सिक्योरिटी गार्ड फिर बोलता था मैं अंदर दे दूंगा एचआर को कल जब फैक्ट्री खुलेगी। बट वो आफ्टर 2-3 मंथ्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम 2-3 फैक्ट्रीज, और मेरे को एक गिलाड इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब मिल गई। दे वर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स फॉर स्वराज, HMT एंड अदर इंडस्ट्री। तो वहां मैं एज अ डिजाइन इंजीनियर वहां लगा, बट एज अ डिजाइन इंजीनियर। ओके। सो उसमें क्या था कि यहाँ पे मेरी जो दिल्ली में सैलरी थी डेट वाज अराउंड 9,000, वहां मेरे को सैलरी मिली 3,000। बट मेरे मदर कहते थे कोई नहीं, घर पे ही है तो ठीक है, घर ही रहेगा, घर की रोटी खाएगा, खर्चा कम होगा, तो यही जॉब ठीक है। जब मैं घर में रह रहा था तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये 3,000 रुपया तो बहुत कम है। फिर मैंने दिल्ली में जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। फिर मेरे को यहाँ आजादपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक अजंता क्वार्ट्स करके घड़ियां बनाती है, उस कंपनी में मेरे को 12,000 की जॉब मिली। CNC ऑपरेटर था मैं, मशीन चलाता था एक। ओके। थोड़ी देर वहां जॉब की, वहां पे मेरे को निकाल दिया गया आफ्टर 5-6 मंथ्स। वो हुआ गया, नवंबर में गुरु नानक देव जी का बर्थडे आता है, तो यहाँ वेडनेसडे को वीकली ऑफ होता था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कट लगता था वेडनेसडे।
तो थर्सडे को गुरपूरब था गुरु नानक देव जी का। मैंने अपने बॉस को बोला भी थर्सडे छुट्टी है गुरपूरब की, तो मैं फिर फ्राइडे को सुबह आ जाऊंगा। कहता है ठीक है जी। ओके। तो मैं घर चला गया। जब मैं फ्राइडे सुबह एंटर हुआ फैक्ट्री में, तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड कहता है बाहर ऑफिस में एचआर बुला रहे हैं आपको। सो उसमें व्हाइट कलर का एक लिफाफा उन्होंने पकड़ाया कि आपका हिसाब हो गया, अब आप घर जाइए। मैं कहा हिसाब क्यों हो गया? तो वो कहते कि जी आपने बगैर बगाए छुट्टी ली है। मैं कहा जी कल तो छुट्टी थी, गुरु नानक देव जी का बर्थडे था। तो वो कहते नहीं छुट्टी तो थी नहीं, आपने किसी को बताया नहीं। मैं कहा मैं अपने बॉस को बता के गया हूँ। लेटर आई केम टू नो कि वो मेरा बॉस चाहता ही नहीं था मैं इस इंडस्ट्री में रहूं, क्योंकि हमें वो स्किल डेवलपमेंट इतनी हो चुकी थी हमारे कॉलेज में कि वो बीटेक एमटेक पढ़ के भी लोगों को वो नॉलेज नहीं होती थी। सो लोगों को खतरा हो जाता है कि कहीं ये मेरी जॉब ना हो जाए या कल को जल्दी मैनेजर ना बन जाए। राइट। सो मैं इतने अच्छे से प्रैक्टिकली उस कोर्स के थ्रू सीख लिया। राइट। समझ सो अल्टीमेटली मेरे को वहां मेरी छुट्टी होगी। छुट्टी होने के बाद अब घर जाते हुए भी डर लग रहा था किस मुंह से जाऊं, शर्म आ रही थी। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग अनदर जॉब। मेरे को लगा वो उस टाइम 16-17 तारीख थी कि भाई 10-12 दिन का रेंट दिया हुआ है, तो कोई और जॉब मिल जाती है, नहीं तो फिर मैं कहीं और शिफ्ट कर लूंगा या देखूंगा क्या करूंगा। बट आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरे को 2-3 दिन बाद ही एक गुड़गांव में मानेसर में एक मारुति की एंसिलरी थी, उन्होंने मेरे को इंटरव्यू पे बुलाया। और मेरे को वो बंदा बस में ही मिला। मैं बस में ट्रेवल कर रहा था एक इंटरव्यू देने के लिए। किसी ने बुला लिया, अच्छा सरदार जी आप कहाँ, चंडीगढ़ से हो, कैसे हो? तो व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट माय कॉलेज, वो कहता वो तो कॉलेज बड़ा प्रेस्टिजियस है, हमें ऐसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट बड़ी रहती है, तो आपको तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, आप हमारे ओनर से मिलो, आज गुड़गांव आए हुए हो। अच्छा। सो आई वॉज गोइंग टूवर्ड सम अदर इंडस्ट्रियल एरिया और वो मेरे को मनेसर ले गए। वहां उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। उन्होंने बोला कि हम आपको लुधियाना स्टेशन करेंगे, हमारी लुधियाना में भी फैक्ट्री है और आपके घर के पास भी है, और आप कॉलेज भी वहीं पढ़े हुए हो। करेक्ट। सो मैं वहां प्रोडक्शन मैनेजर ज्वाइन किया लुधियाना में। बट मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे बस का नहीं है नौकरियां करना, मैं जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा था। हाँ, क्योंकि बहुत सारी आपने बदली भी। सो दिस वाज माय 4th जॉब इन 3 years। ओके। तो जब मैं लुधियाना में जॉब कर रहा था, उस टाइम मेरा ब्रदर था पुणे में, ही ऑल्सो डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो वहां जॉब कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके। तो मोटरसाइकिल स्लिप हो गया, 15 दिन का बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो मेरे मदर कहते हैं कि तू छोड़ लुधियाना से, तू फटाफट पुणे जा, उसकी हेल्प कर। सो मैंने वो ट्रेन पकड़ी, पैसेंजर डब्बे में बैठ के रात को पुणे पहुंच गया। पुणे में मैं देखा वो बेड पे था, अपने घर में सेनापति बापट मार्ग में उसका घर था। छोटा फ्लैट लिया हुआ था, अकेला रहता था, अनमैरिड था। तो अल्टीमेटली मैं भी वहां गया, 10-15 दिन उसकी सेवा की, और मेरी जान लुधियाना से नौकरी चली गई। वो कहते बगैर बताए इतने दिन तुम आ ही नहीं रहे हो, तो कहीं तो आप भी फिर छुट्टी होगी। तो अल्टीमेटली फिर मदर मेरे कहते कि तुम पुणे में ही जॉब ढूंढ लो, कि चलो दोनों भाई इकट्ठे रहोगे, मैं भी संतुष्ट रहूंगी कि चलो एक दूसरे का सहारा है। सही बात है। तो बट मैंने क्या किया वहां पे, फिर वो जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट आती थी, जॉब ढूंढने शुरू कर दिए बॉम्बे पुणे में। सो बॉम्बे के एक कंसल्टेंट ने जॉब निकाली थी कि रिक्वायर टूल एंड डाई इंजीनियर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सिंगापुर। ओके। तो मैंने वहां फोन किया। इन सिंगापुर? इन सिंगापुर। ओके। तो वो बॉम्बे कंसल्टेंट को मैंने फोन किया। ठीक है। तो वो कहते कि नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल, एटलीस्ट 6 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। तो मैं गई, मेरे पास तो नहीं है। फिर मैंने देखा आफ्टर 1 week, अगले वेडनेसडे फिर वो ऐड आई हुई थी। तो मैंने फिर दोबारा कॉल किया, मैं कहा आपको कैंडिडेट तो मिल नहीं रहा, आप मेरा इंटरव्यू तो करवा दो उनके साथ। तो वो कहते ठीक है, आप हमारे बॉस है जो उस कंसल्टेंसी के ओनर है, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है। तो मैं कहा आप उनका नंबर दे दीजिए। उन्होंने बताया प्रितपाल सिंह, उनका नंबर दिया। मैं कहा चलो सरदार जी हैं, मैं भी सरदार हूँ, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो बन ही पाएगा। तो व्हेन आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि मैं तो चंडीगढ़ का रहने वाला ही हूँ, आज मैं चंडीगढ़ ही आया हूँ। Otherwise, I am working with Bajaj Autos at a senior position in HR, but this is my side business और side, या मैं कंसल्टेंसी चलाता हूँ। ओके। तो मैं कहा ठीक है जी। तो कहते कि आप चंडीगढ़ कभी आओगे तो फिर हम देख लेंगे सिंगापुर का कैसे बन सकता है आपका, बट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज दे रिक्वायर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरी मदर को यहाँ कैंसर हुआ है, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ हूँ 10-15 दिन की छुट्टी पे, तो अगर आप चंडीगढ़ आ सकते हो तो आ जाओ। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी, मेरा ब्रदर ठीक हो चुका था तब तक, मैं उनसे आके मिला। वो कहते यार गुरसिमरन तू किन चक्करों में पड़ा है बाहर जाने के, तुम ना कंसल्टेंसी बिजनेस खोलो, मेरी एक्सटेंडेड आर्म आप चंडीगढ़ में। तो हमने वहां सेक्टर 34 में ऑफिस लिया, उनका इमिग्रेशन का काम था। ओके। तो दे यूज्ड टू सेंड स्टूडेंट्स फॉर टेक्निकल पोजीशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। तो मैंने उनके साथ काम शुरू किया।
बट 2-3 महीने में कुछ ऐसी चीजें हुई कि क्योंकि बाहर जाने का इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पंजाब में बहुत ज्यादा चाम है, हाँ, तो उन्होंने एक मेरे को बोला कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग चाहिए विद सम स्किल सेट, तो ऐसे लोग ढूंढो। मैंने वो ढूंढे, बट अल्टीमेटली वो कुछ जा पाए, कुछ नहीं जा पाए। कुछ लोगों ने केसेस भी कर दिए कि हमारा पैसा ले लिया। मतलब इट वाज ऑल टुगेदर, मतलब बहुत स्कैम होते हैं इस चीज में। तो अल्टीमेटली मेरे को मेरे पेरेंट्स ने या मेरी मदर, अल्टीमेटली मेरे नाना जी ने, ही रिटायर्ड एज अ सेशन जज, उन्होंने बोला कि ये गलत लाइन है, तूने गलत लाइन चुन रही है, तो इसको छोड़ दे। तो फिर मैंने वो भी क्विट कर दिया एंड आई ज्वाइंड अनदर कंपनी नियर चंडीगढ़, विंडसर पैकेजिंग के नाम से। वो थर्मोकोल के कप्स और प्लेट्स बनाते हैं डिस्पोजेबल। सो वो हमारे डिस्टेंट रिलेटिव की थी, तो घर वालों ने बोला हम उनको बोल के वहीं रिखवा देते हैं, तुम्हें चैन तो आता नहीं, कभी यहाँ जाते हो कभी वहां जाते हो। तो अल्टीमेटली मेरे को वहां जॉब मिल गई एंड आई ज्वाइंड देयर एज वर्क्स मैनेजर। सो इट वाज 2004 दिसंबर। मेरे नाना जी ने बोला अब तू सेटल हो गया है। वहां मेरी सैलरी थी 10,000 रुपया। तो ठीक है, अब जो भी है 10,000 रुपीज इज अ गुड सैलरी, ठीक है, कोई नहीं, अपना घर है, अपनी कार है, तो कोई चक्कर नहीं है, तेरी अब शादी कर देनी है हमने। ओके। उससे 1 साल पहले मेरे ब्रदर की भी शादी हो गई थी। अच्छा। तो कहते अब तेरा नंबर है तो तेरी शादी कर देनी है, तो तू अब वहां विंडसर पैकेजिंग में एक जगह टिक जाओ आप, मतलब वो बोल रहे थे। तो नेक्स्ट ईयर आया तो मैंने विंडसर पैकेजिंग ज्वाइन कर लिया। तो वहां मैं सुबह जाता था, शाम को आता था। ठीक है, दिसंबर 2004 में ट्रिब्यून अखबार है चंडीगढ़ पंजाब रीजन में चलती है, वहां मेरी मैट्रिमोनियल में ऐड दे दी गई कि वी रिक्वायर। तो मेरे नाना जी बहुत वेरी पर्टिकुलर, वो बोलते कि इसमें लिखना है तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपया। तो कई बार मैं कही जब बात होगी, और दिसंबर था, मैं क्या मार्च अप्रैल में मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा, हम क्यों पहले डिस्क्लोज करें कि 10,000 है, क्या पता उस टाइम 12-15,000 हो चुकी हो। तो कहते नहीं, यू शुड बी वेरी क्लियर, जिसने अपनी लड़की देनी है दे, नहीं देनी ना दे, बट यू शुड बी क्लियर, आई एम अर्निंग ओनली 10,000 रुपीज। सो ठीक है, वो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। उनको एक ऑनेस्टी का अवार्ड भी मिला था व्हेन ही वाज सेशन जज, बाबा फरीद अवार्ड ऑफ ऑनेस्टी। ओके। तो फाइनली 2005 आ गया, दिसंबर में ऐड दी थी, 2005 आ गया। 2005 में February 3 को मेरी एंगेजमेंट होगी और सितंबर 2005 में मेरी शादी होगी। सो माय वाइफ वाज लेक्चरर वर्किंग विद अ प्राइवेट कॉलेज इन चंडीगढ़। ओके। तो उसके बाद उन्होंने अपनी, सो शी वाज टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी, इन अ कॉलेज, इन अ कॉलेज। ओके। तो कॉलेज में वो बीकॉम एमकॉम बच्चों को पढ़ा रही थी। और 8,000 रुपया उसकी सैलरी थी, 10,000 मेरी थी। राइट। अप्रैल में मेरी 2,500 बढ़ गई थी, तो 12,500 मेरी हो गई थी, 8,000 उसकी थी। और हमने एक मोटरसाइकिल था, एक कार थी, एंड वी वर एंजॉयिंग आवर लाइफ। सो बट सितंबर 2005 में मेरी शादी हुई। 1 अक्टूबर 2005 को मैं, जो हम थर्मोकोल की पैकेजिंग भी बनाते थे अपार्ट फ्रॉम डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, तो वो जो थर्मोकोल की पैकेजिंग थी वो हम नोएडा में एलजी करके एक कंपनी है जो टीवी फ्रिज बनाती है, उसकी पैकेजिंग भी बनाते थे। तो आपने देखा होगा जब कार्टन को खोलो थर्मोकोल निकलता है। करेक्ट। वो थर्मोकोल का टेस्ट करने मैं लेके आया था कुछ सैंपल्स यहाँ। ओके। सो मैं जब सैंपल्स चेक करा रहा था, सुबह 11:30-12 बजे अपनी कार में आया था सैंपल्स चेक कराने कंपनी की तरफ से, तो मेरे एक जूनियर का फोन आया कि गुरसिमरन कहाँ हो आजकल। मैं क्या, मैं वहां विंडसर पैकेजिंग में जॉब कर रहा हूँ। कहते यार हमारे ना ओनर आए हुए हैं यूरोप से, इट वाज अ यूरोपियन मल्टीनेशनल वेयर ही वाज वर्किंग, लाइटिंग फिक्सचर्स बनाते थे। तो कहते जी उन्होंने ना एक इंडस्ट्री खोलनी है अपनी बद्दी में। सो वी हैव अ प्लांट इन NSEZ, नेशनल स्पेशल नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो दे वांट टू ओपन वन अनदर इन बद्दी। सो तो आप एक बार इंटरव्यू देने आ जाओ। और मैं कहा यार मेरी जिंदगी सेट है, 12,500 रुपया सैलरी मिलती है, घर के पास है, बद्दी 1 घंटा कौन जाएगा। कहता यार एक बार इंटरव्यू देने में क्या हर्ज है। सो उनका ग्रीन पार्क में कॉर्पोरेट ऑफिस होता, तो मैं वहां गया, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। इंटरव्यू जब ले रहे थे वो कहते टेक्निकली तो तुम बिल्कुल साउंड हो, तो तुम्हें सारी चीजें आती हैं, एक्सपीरियंस्ड भी है आपका, तो इट इज फाइन कि हम आपको रख सकते हैं। आप कितनी सैलरी ले रहे हो। मैं कहा सर 12.5 ले रहा हूँ। तो पर वो 6 महीने पहले 12.5 हुई थी, तो कुछ जंप दे दीजिए। कुछ मैंने झूठ भी बोला कि मेरे को आने जाने का पेट्रोल का भी मिलता है। तो कहते कितना मिलता है। मैं क्या 5,000 रुपया मिलता है। कहते ठीक है, वो 17-18,000 बन गई। मैं क्या हाँ जी। सो कहते ठीक है, हम आपको फिक्स सैलरी 22 देंगे और हम भी आपको 6,000 रुपया पेट्रोल का देंगे। यू हैव टू गो बद्दी एवरी डे। बद्दी वॉज अबाउट
बद्दी इज अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस। ओके। तो मैं कहा ठीक है सर। तो मैंने उनको 28,000 पे ज्वाइन कर लिया, जहां मेरी 12,500 थी वो 28,000 पे सेट हुई। सो वहां उनके लिए पहले लैंड लीज पे ली, फिर फैक्ट्री बिल्ट अप की। तो आपने स्क्रैच से बिल्ड किया उनके लिए? अच्छा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया, सारे वो उस टाइम सर्विस टैक्स या जी उस टाइम वैट सर्विस टैक्स जो भी कंप्लायंस थे वो सारे पूरे किए। एंड आई मैनेज टू हैव अराउंड 70 पीपल इन नेक्स्ट 1.5 year। वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। फिर एक दिन मैं वापस आ रहा था वहां बद्दी से घर को, तो हमारे ओनर का फोन आया। एंड द गुड पार्ट इज मैडम वो कभी हमारी फैक्ट्री आए ही नहीं थे 1.5 साल में। ही यूज्ड टू लिव इन यूरोप, ही नेवर विजिटेड। अदरवाइज ही वाज फ्रॉम लखनऊ। तो जब वो एक बार उनका फोन आया कि गुरसिमरन मैं ना शिमले घूमने जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं कहा सर बद्दी तो रास्ते में ही पड़ेगा, जस्ट एक आपको कालका से टर्न लेना है और 15-20 किलोमीटर आप आइए। कहते चलो मैं देखता हूँ। फिर भी नहीं आए। कहते कोई बात नहीं, तुम अच्छा चला रहे हो, अच्छा बिजनेस हो रहा है, कोई नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब ही यूज्ड टू डेलीगेट एंड डेवलप पीपल। करेक्ट। तो दे हैव ट्रस्ट इन मी और विद अदर एम्प्लॉइज के नहीं यार ये अच्छा काम कर रहे हैं करने दो, क्या करना है मैंने जाके। करेक्ट। तो 2007 की बात है, अप्रैल में ही कॉल्ड मी। उस टाइम तक उन्होंने मेरे को गाड़ी ड्राइवर भी दे दिया था। एंड माई सैलरी वॉज अराउंड 50,000। टू बी वेरी प्रिसाइज इट वॉज 47,550 मेरी सैलरी थी। गाड़ी और ड्राइवर भी दिया हुआ था। ठीक है। आई वॉज गुड इनफ। बट वही है कि सुबह मैं 8 बजे निकलता था, रात को 10 बजे वापस आता था। फैक्ट्री में तो ऐसे ही काम चलता है। राइट। प्रेशर रहता था, वर्कलोड रहता था प्रोडक्शन का। हाँ। सो अल्टीमेटली एक दिन मैं वापस आ रहा था, उनका फोन आया। उस दिन ड्राइवर नहीं आया हुआ था, तो मैं गाड़ी खुद चला के आ रहा था। वो कहते ये काम पेंडिंग है। मैं कहता सर काइंडली आप मैसेज कर दीजिए या ईमेल डाल दीजिए, मैं कल जाके पूरे करवा दूंगा। वो कहते सुन लेना भाई जो मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो वहां ना जब आप बद्दी से पिंजौर की तरफ आओ, बीच में कई बार कनेक्शन कट जाता है, सिग्नल प्रॉब्लम आती है, तो कई बार बीच में कट भी गया। तो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द फैक्ट्री, तो दोपहर को उनका फोन आया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। मैं कहा सर ये तो आपने बताया ही नहीं था। कहते मैंने बताया था, मैं भी कनेक्शन लॉस के कारण। तो उन्होंने काफी मेरे पे भड़के कि ये बहुत जरूरी टास्क था, ये तुमने कैसे दिया। तो मैंने सोचा कि यार आज के बाद मैं जॉब नहीं करूंगा, बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगी भी, काम करने के बाद भी गालियां सुननी पड़ती हैं। सो अल्टीमेटली मैं घर आया, तो हमने सोचा कि खुद का बिजनेस करेंगे। तो मतलब इस इंसिडेंट से मेन ट्रिगर हुआ था कि आप खुद का करोगे। सो हमने देखना शुरू कर दिया क्या काम करेंगे। तो पहले पर पिछले जॉब्स में मुझे बस पूछना है कि आपने पहले भी बहुत सारी जॉब्स चेंज की थी और बहुत बार आपके वजह से नहीं, हेल्थ इश्यूज और फैमिली की वजह से ऑब्वियसली उन्होंने निकाल दिया था आपको जॉब से। तो मोस्टली वो आपके डिसीजन भी नहीं थे, पर तब भी कभी भी आपको दिमाग में आया था कि खुद का कुछ करना है, जॉब नहीं करनी है, या इस इंसिडेंट के बाद ही वो थॉट आई थी? कई बार बीच में आता था। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हम संडे जैसे घर को आते थे लुधियाना में। तो मेरा एक दोस्त था, वो उसके फादर ना डिस्को चलाते थे चंडीगढ़ में। 19 चलाते थे? हाँ, एंड ही वाज 60 इयर्स ओल्ड व्हेन ही स्टार्टेड डिस्को। माय गॉड। ओके। उनका बेटा जो मेरा क्लासमेट था, तो वी वर अराउंड 20 इयर्स और उसके फादर वाज अराउंड 60 इयर्स से। उन्होंने डिस्को खोला हुआ था। तो मैं ना उनसे बड़ा इंस्पायर होता था। वो कहते थे मैं 8वीं फेल हूँ और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पहले मैंने पालिका बाजार में एक दुकान ली, फिर 2-3 साल चलाई, अच्छी चली। फिर मैंने कुछ और बिजनेस किया, फिर तीसरा बिजनेस किया, फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया जब ये रॉयट्स हुए थे उसके बाद। सो मैंने वो फार्मा में कुछ किया। अच्छा। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की C&F ली। तो मतलब डाइवर्सिफाइड फील्ड में, और हर जगह कहते मैं टॉपर रहा हूँ। अब मैंने डिस्को खोला तो मैं टॉप का डिस्को खोलूंगा। चंडीगढ़ में 2 डिस्को चलते थे, एक लास वेगास, एक ब्लू आइस। तो कहते थे तीसरा उनका नाम था एरिजोना के नाम से उन्होंने खोला। एंड इट वेंट वेरी वेल, सारी दुनिया वहीं आती थी। तो मैं देखता था कि वो एज एन एंटरप्रेन्योर कितना बढ़िया काम करते हैं। और वो जब मैं उनके रूम में जाता था, क्लोज थे क्योंकि मेरे फ्रेंड के फादर थे। फ्रेंड मेरा एयर इंडिया में बाद में पायलट बन गया। अच्छा। तो वो बाहर ही रहता था। तो हम जबकि उनके फादर के पास वो पैसे ही गिन रहे होते, मैं कहा यार ये बढ़िया काम है, अभी सारा दिन पैसे ही। तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट सम बिजनेस वन डे। तो ये भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था। ओके। सो हमने ऑब्वियसली, आपने जैसे बताया कि बहुत सारी जॉब्स आपने चेंज की, टेक्निकली सब अच्छा था, एंड ऑब्वियसली यू वर वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक आपने प्रोग्रेस भी बहुत की। आपने शुरुआत 3,000 से की थी एंड ऑलमोस्ट 50,000 तक जर्नी आपकी हो गई थी।
बट ऑब्वियसली फिर वो एक ट्रिगर पॉइंट आया सबकॉन्शियसली, जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड के फादर से भी आप इंस्पायर हो रहे थे और शायद इसलिए आपने कहीं ना कहीं तो सोच लिया था खुद का कुछ तो करेंगे। पर मुझे ये जानना है कि आपने जितनी भी जॉब्स मुझे डिस्क्राइब किए हैं, प्रैक्टिकल और एकदम फैक्ट्री फ्रंट पे और टेक्निकल प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ कंपनीज के साथ थी, तो इस सब के बीच में जब आप सोचते भी हो, अगर इंसान सोचता है लॉजिकली कि चलो बिजनेस शुरू करेंगे, तो मुझे मतलब ऐसा लगा था आप इसी फील्ड में या अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के हिसाब से कुछ शुरू करोगे, तो इस सब के बीच में बैंकिंग का कहाँ से आया? अप्रैल 2007 में जब हमने सोचा कि अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मैं कुछ ना कुछ वाइफ से भी डिस्कस किया। हाँ। तो मेरे को इतना समझ में आ गया था कि स्केलिंग में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बीटेक एमटेक वाले नहीं जो कर पाते, जो एक हम डिप्लोमा होल्डर कर पाते हैं। सो कुछ ना कुछ स्किलिंग में ही किया जाए। तो आई थॉट कि मैं कैड, कैम, प्रोई, कैटिया सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। हाँ, टूल्स और लोगों को बीटेक एमटेक्स को सिखा के उनकी स्किलिंग में एनहांसमेंट करूंगा और फाइनली दे विल बी एबल टू गेट गुड जॉब्स। ओके। सो ये दिमाग में चल रहा था। बट वो आपको पता ही है कि लेडीज का इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो माय वाइफ वाज अ लेक्चरर इन कॉमर्स। वो बोलती कि नहीं नहीं, हम ना बच्चों को टैली सिखाना, हम ना बच्चों को टैली सिखाएंगे। ओके। तो एक सॉफ्टवेयर टैली जो अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, हम बच्चों को प्रैक्टिकली इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे भरी जाती है, ज्यादा ही वे भी आई थी तब, तो बहुत बच्चों को सीखना था। तो कहते कि वो ऐसी चीजें सिखाएंगे जो बच्चों को प्रैक्टिकली, कॉमर्स वाले बच्चों को फायदेमंद हो। हम ये शुरू करते हैं। तो मेरे को तो कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी। सो वी टुक अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ दिल्ली बेस्ड कंपनी जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कोर्सेज कराती थी। तो हमने उनकी फ्रेंचाइजी ली चंडीगढ़ में एंड वी ओपनड ऑन 30th May 2005। ओके। सो वी ओपनड देयर फ्रेंचाइजी इन चंडीगढ़ ऑन 30th May 2007। सो हमने वो शुरू किया। माय वाइफ वाज वर्किंग विद अ प्राइवेट कॉलेज, वो कर रही थी। मैंने ये शुरू किया। अच्छा। तो जब हमने शुरू किया, इमीडिएट अच्छे रिजल्ट्स आए। सो बिल्कुल फोकस्ड होके किया। बट जब हमने शुरू करना था, पहले पैसे चाहिए होते हैं कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। नौकरी वाले के पास कभी पैसे जुड़ते नहीं है, और खास करके जो थोड़े से खर्चीले ज्यादा हों। सो अपने पास पैसे तो थे नहीं। सो अल्टीमेटली मैंने मदर को बोला 8-10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, ये करनी पड़ेगी। वो कहते नहीं नहीं, तूने इंजीनियरिंग की थी, तू इंजीनियर बन गया, अच्छी जॉब है, तू क्यों छोड़ रहा है। सो शुरू में उन्होंने थोड़ा हेजिटेंट हुआ है। बट फाइनली वो कहते चल तूने मन बना ही लिया, पर अच्छा काम करियो। मेरी मदर की हमेशा ये चीज रही है, वो कपड़ा पहनना अच्छा पहनना है, खाना अच्छा खाना है, तो बिजनेस भी अच्छे लेवल का स्टार्ट करियो। ऐसे नहीं कि 2 कमरों में एक इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। कहते कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ करेंगे। सो वी हैव अ हाउस इन सेक्टर 22 चंडीगढ़। हमने उसको मॉर्गेज किया। सो प्रॉपर्टी तो 2.5-3 करोड़ की है, बट वो हमें तो 8-10 लाख रुपया ही चाहिए था। तो ऐसा नहीं था कि मदर के पास पैसे नहीं थे। शी वॉज वर्किंग एज अ स्कूल टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। अच्छी सैलरी थी। उनका कोई प्रोविडेंट फंड भी जमा हुआ था। बट वो चाहते थे कि मैं खुद से लोन लूं और खुद चुकाऊं, ये ना इसको आदत पड़ जाए मेरे को मांगने की। सही बात है। सो कहते कि ठीक है, घर मॉर्गेज कर देते हैं, मेरे नाम पे है, मदर के नाम पे है, तो आप मॉर्गेज करके 8-10 लाख रुपए का हमने लिमिट बनवाई और वो बिजनेस लोन लेके हमने काम शुरू कर दिया। ओके। शी वॉज करेजियस इनफ के उन्होंने बोला कि ठीक है यार तुमने हाँ, जबकि उनकी बैकग्राउंड भी एक गवर्नमेंट जॉब थी। तो कहते कोई नहीं। बट उसके बाद जब हमने बिजनेस शुरू किया, इट वेंट वेल, अच्छे पैसे आए, किस्तें टाइम पे उतर रही थी बिजनेस के लिए। वाइफ वॉज हेल्पिंग मी। इवनिंग में आ जाती थी कॉलेज के बाद। वो भी देखती थी कि टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं। सो वी रिक्रूटेड 3 MCOM टीचर्स और कुछ काउंसलर्स थे, 5-6 लोगों की टीम थी। तो अब वही यही अपस्किलिंग टैली वाले टूल्स और ये सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे, आप अपस्किल कर रहे थे फ्रॉम 3 months to 1 year कोर्स। ओके। एंड मैंने फिर उस कंपनी को आफ्टर 8-9 months आई अप्रोच के मेरे को एक और सेंटर चाहिए पंचकूला, विच इज अराउंड 20 kilometers फ्रॉम चंडीगढ़। तो मैंने पंचकूला अगला सेंटर खोला मार्च 2008 में। अच्छा, दूसरा खुल गया। दूसरा खोला। उस लिए हमने फिर दोबारा लोन लिया 8 लाख रुपए का। और एक मैंने पार्टनरशिप की। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसका ब्रदर सेट नहीं हो पा रहा था। तो उसने भी कई जॉब्स की थी। तो उसके फादर कहने लगे, जब मैं उनके घर जाता था, यार इसका बड़ा भाई फ्री घूमता रहता है, शादी हो गई है, तो कितने पैसे लगेंगे। मैं कहा जी अंकल 16 लाख रुपए का मेरे को लग रहा है बजट है टोटल, हम बड़ा सेंटर खोल लेंगे इस बारी। तो कहते ठीक है 8 लाख हम देंगे, 8 लाख आप डालो, हम खोल लेंगे और वो खुद फुल टाइम बैठ जाएगा, तुम चंडीगढ़ बैठते ही हो। सो आई डिड माई फर्स्ट पार्टनरशिप इन 2008 और वो वहां बैठता था, मैं चंडीगढ़ बैठता।
गॉट इट। सो हम अकाउंट्स के वही कोर्सेज चलाते थे। हम्म 2009 में मैं एक दिन ऑफिस गया पंचकूला, तो वो जो मेरा फ्रेंड का ब्रदर था वो बैठा हुआ था। मैंने देखा भी कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बट जो मेरे पास मंथली बिजनेस रिपोर्ट आती थी उसमें बहुत कम दिखते थे। तो मैंने काउंसलर से पूछा, मैं कहा यार जो आप शीट भेजते हो वो तो कम स्टूडेंट्स होते हैं, ये तो कितनी क्लास भरी हुई है। तो वो कहती सर वो सर ने हमें बोला है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है उनको। सो मेरे को समझ में आ गया कि वो प्रॉफिट कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो व्हेन आई कन्फ्रंटेड हिम, वो कहता नहीं नहीं तुम तो यहाँ आते ही नहीं हो। तो मतलब जिसने चोरी करनी होती है ना वो बहाने ढूंढ ही लेता है। अब तो बच्चा नकल मारता, पर्ची पकड़ी गई उसकी, तो वो बोलता है कि नहीं जी अगर नहीं मारता मैं फेल हो जाता तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते, मैं दुख, मतलब हर एक बंदा अपने जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो उसने भी जस्टिफिकेशन दी, नहीं तुम तो यहाँ आते नहीं हो फुल टाइम। मैं कहा यार तुम अपनी फिक्स सैलरी रख लेते, तो तुम ये चोरी करने की क्या जरूरत थी। तो फिर मैंने उसके फादर से बात की, अपने फ्रेंड जो क्लोज फ्रेंड था उसका छोटा भाई, उससे बात की। वो कहता है यार अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तू फादर से बात कर। फादर से बात की, वो कहते ये मेरे को घर में पता लगा कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वाइफ बच्चे चलो जो भी है। तो मेरे को लगा कि ये तो प्रॉब्लम बन चुकी है। तो मैं जब उसको बोलता था वो कहता था कि नहीं यार मैं तो अगेन आई कन्फ्रंटेड फॉर 2-3 टाइम्स पे ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। तो उसने मेरे को क्लियरली धमकी दे दी कि तू दोबारा इस सेंटर में आया तो मैं देख लूंगा, ये मेरा सेंटर है मैं ही चलाता हूँ। अच्छा। तो व्हेन आई आस्क्ड हिज फादर के ठीक है आपने चलाना चलाओ, आप मेरे का 8 लाख प्लस 1-1.5 साल का जो एफडी का ब्याज है मेरे को 10 लाख रुपया वापस कर दो। तो वो कहता है जी उसने उस लड़के ने फिर झगड़ा शुरू कर दिया, कहता है इसने तो पैसा लगाया ही नहीं कोई। कहता है ये 16 लाख नहीं लगा, ये 8 लाख ही लगा, वो हमारा ही लगा है, इसने कुछ नहीं लगाया, इसको कुछ नहीं देना। सो उसके फादर ने और उसके छोटे भाई ने भी फोन मेरे उठाने बंद कर दिए कि भी हमको हम मतलब और मतलब वो जिगरी यार था जो छोटा वाला भाई था, मतलब हम एक दूसरे को देखे बगैर पूरा दिन सोच ही नहीं सकते थे कि निकलेगा। सुबह दोपहर शाम हम मिलते ही मिलते थे और वो दोस्ती भी खत्म हो गई। फादर भी उसके बिल्कुल मेरे से मुंह मोड़ गए। फाइनली वी हैव टू गो टू पुलिस कि जी मेरा यहाँ 50% स्टेक है ये है। तो फिर पुलिस इंटरवीन्ड, एडवोकेट किया वो किया, और फिर 2-3 महीने बाद वो हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ कि उसके फादर कहते हमें भी पता है ये काम कर नहीं पाएगा। पर एंड तक उन्होंने मतलब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो कहते उसके फादर कहते कि ठीक है, पहले तो वो कहते कि ठीक है जी हम आपको पैसे दे देंगे। फिर बाद में कहते ये हमें भी पता है हमारा बेटा नहीं कर पाएगा, तो जो हमने पैसे लगाए थे 8 लाख रुपया वो आप हमें दे दो, हम इसको कहीं और सेंटर खोल देते हैं। तो उन्होंने फिर हमारा SCO 11 सेक्टर 11 पंचकूला था, उन्होंने SCO 14 में सिमिलर कोर्सेज स्टार्ट कर लिए हमसे पैसे लेके जो उन्होंने लगाए थे। बट वो चलता नहीं है, वो 3-4 महीने बाद वहां पे भी बंद करके चला गया। बट वो यारी दोस्ती खत्म हो गई और वो उसके बाद बोलबानी खत्म हो गई उस फैमिली के साथ। तो ऐसे पार्टनरशिप में पहला धोखा हुआ। जो आपका क्वेश्चन था कि बैंकिंग में कैसे आए, तो उसके बाद 2013 में NSDC आ गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मतलब इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, बट 2013 में दे स्टार्टेड अ स्टार स्कीम, जहां उनका था कि बच्चों को पढ़ाओ बट इंस्टीट्यूट कोई पैसा नहीं लेगा, तो गवर्नमेंट फंड करेगी। तो जितने बच्चे आपने पढ़ाए होंगे, जितने वो असेसमेंट पास कर लेंगे, उस हिसाब से आपको पर आवरली बेसिस पे, जैसे एक बच्चे ने 300 घंटे का प्रोग्राम किया सो इंटू 30 रुपीज 9,000 रुपीज आपको पर स्टूडेंट मिल जाएगा। अच्छा। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर यू वर अलॉटेड सीट्स, कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप एक टाइम पे 60 बच्चे पढ़ा सकते हो, आप 90 बच्चे पढ़ा सकते हो। और ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, इंस्पेक्शन होती थी। ओके। तो हमें ये समझ में आ गया अब हमारा बिजनेस चलने नहीं वाला, बच्चा फीस देके तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि साथ वाले सेंटर में कहीं जाएगा वहां वो बड़ी टैली टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर सिखा रहा होगा इंस्टीट्यूट, तो आपसे पैसे देके कौन पढ़ेगा। सो हमने भी वो स्टार स्कीम, और तो उसके बाद एक PMKVY एक स्कीम आई, उसमें हमने एनरोल कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, करप्शन की। सो जो असेसमेंट लेने आता था वो भी पैसे मांगता था, जब आपने पैसे निकलवाने हैं गवर्नमेंट से वो भी पैसे मांगते हैं। सो अल्टीमेटली मेरे को लगा कि ये मेरे बस का है नहीं, और हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है, और वो रूट्स में नहीं है। कई बार लगा भी ठीक है यार बिजनेस है जो भी है कर लेना चाहिए, बट वो बन ही नहीं पाई बात। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसी कोई चीज ढूंढी जाए जहां गवर्नमेंट भी एंटर हुई। तो गवर्नमेंट में क्या है, स्किलिंग
स्किलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के हिसाब से, वो बोलते हैं कि 10th या +2 या 8th या जो बच्चा नहीं पढ़ा उसको स्किल करके जॉब दिलाई जाए। हाँ। सो वो बोलते हैं कि अगर बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है सो दे डोंट रिक्वायर स्किलिंग। जो कि सही नहीं है। नहीं, तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसी चीज ढूंढ लो जहां ग्रेजुएट्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी हो। हाँ। तो ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया कि बैंकिंग में भी एक बहुत बड़ा स्किल गैप है और वहां ग्रेजुएशन जरूरी है। करेक्ट। तो मैंने एनएसडीसी को अप्रोच किया कि कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू करो कि बैंकिंग में भी स्किल गैप है, हम पढ़ा के बच्चों को बैंक में जॉब दिलवाएंगे। ओके। तो कहते उसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? मैं क्या ग्रेजुएशन? कहते ग्रेजुएशन इज नॉट आवर पोर्टफोलियो। हमारा +2 तक ही बच्चा जो होता है उसको हम बोलते हैं कि इसको स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन कर लिया तो इट डजंट रिक्वायर स्किलिंग। तो मैं क्या, इसका मतलब तो गवर्नमेंट इस धंधे में नहीं आएगी, तो हम बैंकिंग शुरू करते हैं। तो मेरे कोई क्लोज रिलेटिव थे, तो मेरे वाइफ के कोई नोन थे, उन्होंने बोला कि ऐसे बैंकिंग में कुछ लोग गुड़गांव में काम कर रहे हैं, दिल्ली में। उनसे मिलवाया, उनके साथ काम किया 1-2 साल, बट अल्टीमेटली वो पार्टनरशिप थी या वो क्लैरिटी नहीं थी कि किसका क्या रोल है। सो अल्टीमेटली मैंने उनको मना करके आई स्टार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग इन 2015-16 फाइनेंशियल ईयर में। ओके, यू स्टार्टेड इट इन 2015। ओके। एंड जब आपने आईपीबी स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली आपने बताया मुझे कि आप कैसे इस इंडस्ट्री में आए, जबकि ऑब्वियसली आपने खुद अपनी जर्नी में बैंकिंग से तो कोई लेना देना आपका था नहीं। पर मुझे ये जानना है कि जब आपने स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं, बट यू वर ट्राइंग टू ब्रिज द एम्प्लॉयबिलिटी गैप बैंकिंग सेक्टर में, राइट? ताकि जो ग्रेजुएट्स है वो बेटर ट्रेन और अपस्किल हो और फिर उनको सही प्लेसमेंट्स मिल सके जॉब मार्केट में, प्राइवेट बैंक्स में। तो किस तरीके के बच्चे, आई वुड वांट टू आस्क, आते थे आपके पास इन सेक्टर्स में जाने के लिए, या उनकी एस्पिरेशंस क्या होती थी, क्या बैकग्राउंड होता था, और आप कैसे इवैल्यूएट करते थे कि इन बच्चों को, मतलब इस बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं, अपस्किल करा के एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? क्राइटेरियाज क्या होते थे? और मे बी पहला बैच जो आपका कोई आया हो, किस तरीके के बच्चे थे वो? जब हम धंधे में होते हैं ना, बिजनेस में बात करते हैं, हाँ। तो कोई मायने नहीं रखता कि स्किल डेवलपमेंट क्या है। या हमने देखा कई लोग बोलते हैं कि आप देखो, आप अपनी नीश बनाओ, आप ये देखो कस्टमर को क्या चाहिए, आप आइडेंटिफाई करो कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये सब बकवास है। अल्टीमेटली आप बिजनेस में आए हो पैसा कमाने। सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, वो नीश चुनो, वो देखो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, ये तो बातें चलती रहेंगी, बट अल्टीमेटली तो मेरे को तो रोटी कमानी है, अपनी रोजी रोटी। मैं 50,000 रुपया सैलरी ले रहा था 2007 में, 2015 आ गया और मेरे को ये पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। एनएसडीसी ने हमारा बिजनेस खत्म कर दिया। सो फाइनली मेरे को लगा कि एक बैंकिंग में है, क्योंकि मैं स्किल डेवलपमेंट से आ रहा हूँ, सो आई कैन आइडेंटिफाई के कुछ गैप्स हैं बैंकिंग में भी। लोगों से बातचीत करके आई मेट वेरियस एचआर ऑफ द बैंक्स। उनसे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम आती है जब आप फ्रेशर रिक्रूट करते हो। तो कुछ उन्होंने बोला कि हम तो फ्रेशर्स रखते ही नहीं है क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है। मैं क्या, आप फ्रेशर्स को नौकरी दोगे, सारे बैंक्स नहीं देंगे, तो फ्रेशर नए लोग आएंगे कैसे? तो कहते हैं हम फ्रेशर्स उठाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, उनको सेल्स जॉब रोल पे रखते हैं। सो दे हैव टू ब्रिंग करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, इंश्योरेंस बेचनी होती है। जब वो 1-2 साल कर लेते हैं फिर हम उनको कोर बैंकिंग में शिफ्ट करते हैं, वेयर दे डू ऑपरेशंस प्रोफाइल, राइट, वेयर दे डू ऑपरेशंस वर्क सिटिंग इन द बैंक। तो मेरे को ये समझ आ गया कि अगर वो बच्चा 2 साल के बाद ऑपरेशनल रोल पे जा रहा है, कुछ ऐसा कोर्स करवाया जाए कि बच्चों को इमीडिएटली ऑपरेशंस की प्रोफाइल की जॉब मिल जाए या ऑपरेशंस की जॉब मिल जाए। करेक्ट। और उस टाइम पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड कर रही थी सर? 2 थे पर मेरे को नहीं पता था, क्योंकि वी नेवर डिड कंपटीशन एनालिसिस। क्योंकि अगर आप ज्यादा ही घुसने शुरू हो जाए ना, पहले ही ऑडिट करने जा, कभी आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। फिर आप यही देखते रहोगे वो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ये तो पहले ही इतना काम कर रहा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। So there were two. One was IFBI, Institute of Finance, Banking and Insurance, which is an NIIT company. एक थी Times Pro, which is an Benetton and Coleman Group, Times of India वालों का। They too were doing the same thing. Correct. बच्चों को ट्रेन करके बैंक्स में जॉब दिलवा रहे थे। समझ गए। सो नेशनल लेवल पे ये थे, बाकी छोटे मोटे कुछ हमारे जैसे हमने शुरू किया वैसे और भी कई होंगे पूरे इंडिया में। सो वी स्टार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग इन 2015। गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो
मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपने थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना तो अंदाजा लगा लिया था कि इस इंडस्ट्री में एक गैप है, गवर्नमेंट उसमें नहीं घुस रही है और पैसे भी इधर बनाए जा सकते हैं और ग्रेजुएट्स को स्किलिंग की भी जरूरत है क्योंकि कंपनीज 2 साल तक रोकते हैं उनको टू गेट इनटू ऑपरेशन प्रोफाइल्स एंड आपने आइडेंटिफाई किया ये हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। आप मुझे अब ये बताओ कि जब आपने आईपीबी स्टार्ट किया एंड फिर ऑब्वियसली एडमिशन आने लगे होंगे, आपने टीम एक्सपैंड की होगी, टीचर्स हायर किए होंगे, जो भी ट्रेनिंग अपस्किलिंग आप करवा रहे थे, इस जर्नी में मुझे ये जानना है कि बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख भी रहे होंगे सर, आज भी ऑब्वियसली वर्किंग इन अ प्राइवेट बैंक इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कवेटेड जॉब, राइट? एंड बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में जाना है पर एक डायरेक्शन नहीं होती है कि हाउ टू स्टार्ट, क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे अपने आप को अपस्किल करें। तो अगर मतलब कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उनको एक प्राइवेट बैंक में एक वेल पेइंग जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर, तो आपके हिसाब से मुझे जानना है, बिकॉज आपने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन करवाया है, आज की डेट में ऐसी कौन सी टॉप 3 या टॉप 5 स्किल्स हैं जो उनके पास होनी चाहिए टू लैंड अ गुड प्राइवेट बैंकिंग जॉब? और दूसरा, स्किल्स के अलावा आप मुझे ये भी बताओ कि किस तरीके का रोड मैप उनको फॉलो करना चाहिए टू बिकम अ गुड प्राइवेट बैंकिंग प्रोफेशनल। राइट। तो मैडम पहली चीज है, हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक किन बच्चों को लेता है एज अ फ्रेशर। करेक्ट। दे शुड बी अ ग्रेजुएट फर्स्ट थिंग, राइट। एंड मोर देन 50% मार्क्स इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। ठीक है। सिबिल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। कोई अच्छा, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई लोन ले लिया, तो मोटरसाइकिल सिबिल लोन स्कोर ले भी लिया, 700 से ज्यादा होना जरूरी है? जरूरी है। ओके। तो ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं होता है, मुझे नहीं पता था। सो अगर बच्चा खुद ही डिफॉल्टर है तो वो क्या ही बैंक में काम करे। करेक्ट, सही बात है। ओ यस। एंड द थर्ड थिंग इज कि उनकी एज 26 ईयर से कम होनी चाहिए। 26 से कम होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सो इसमें बैंक कुछ और छोटी छोटी टेक्निकल चीजें देखता है हाँ। कि 10+2 और ग्रेजुएशन में उसका गैप तो नहीं था कि अच्छा। बच्चे ने +2 कर ली फिर 2 साल तक ग्रेजुएशन ही शुरू नहीं की, तो वो नहीं मतलब चलता है। नहीं चलता। ओ। 1 साल तक गैप चल सकता है, 1 साल तक गैप चल सकता है कि बैंक होता है भी +2 के बाद 1 साल वो कोई किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा, चलो नई ग्रेजुएशन शुरू की, पर 1 साल से ज्यादा नहीं चलता। मतलब करियर गैप मोर देन 1 ईयर इज नॉट अलाउड। ठीक है। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 2 इयर्स। भी आपने 2022 में अगर ग्रेजुएशन कर ली तो 2024 तक आप फ्री बैठे हो। बैंक समझता है कि 2 साल तक कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कुछ कोई भी और कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा। बट अगर आप 2 साल से ज्यादा फ्री हो तो बैंक इज क्लियर के ही इज नॉट करियर कॉन्शियस, तो वो नहीं लेता। पहली चीज तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। एंड द सेकंड पार्ट इज क्या स्किल्स चाहिए। स्किल्स में मैडम कस्टमर्स स्किल्स तो हम सिखा ही देंगे। सो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बच्चा पूरी कर रहा है और उसमें विल है कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, स्किल तो हम सिखा देंगे। स्किल में क्या है कि उसके कस्टमर सर्विस स्किल्स होने चाहिए कि बच्चों के लोगों से कैसे बातचीत करनी है। अगर कोई कस्टमर आ गया, ही और शी शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द कस्टमर्स। सो वो सारी चीजें तो हम सिखा देंगे। बैंकिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। एनईएफटी आरटीजीएस क्या होता है, ये टेक्निकल नॉलेज तो ऑब्वियसली जरूरी है ही। तो वो सारी चीजें तो हम सिखा ही देंगे। बट बच्चे की एंट्री लेवल पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया, 10th 12th ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, सिबिल स्कोर मोर देन 700 और 26 साल से उम्र कम, ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है। हम उसको तैयार करके बैंक में जॉब तो दिलवा ही देंगे। कोई ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर हैं जो आने जरूरी होते हैं या काम आते हैं प्राइवेट बैंक्स में? सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए। करेक्ट। वो हम सिखाते हैं। ठीक है। सेकेंडली एक सॉफ्टवेयर जो मेजर बैंक्स में यूज होता है, इन्फोसिस का है फिनेकल। ओके। तो कुछ बैंक्स ओरेकल का, हाँ ओरेकल का, कुछ बैंक्स ओरेकल का फ्लेक्स क्यूब भी यूज करते हैं। ओके। सो हम बच्चों को सिमुलेशंस करवाते हैं, उसमें प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिखाते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराते हैं ताकि वो बच्चा वहां पे वो सॉफ्टवेयर चला पाए। गॉट इट, अंडरस्टूड। एंड जब हम बात करते हैं ऑब्वियसली फ्रेशर्स की सर, तो ऑब्वियसली एक मेन दिमाग में यही होता है ये मेरी लाइफ की सबसे पहली जॉब है, मैं अपने करियर की शुरुआत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड पैसा इंपॉर्टेंट तो होता है, बहुत लोगों की एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उनकी फैमिली की तरफ, सबके सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस अलग होते हैं। तो ये बोलना तो बहुत गलत ही होगा दैट आपको अपनी सैलरी देखनी ही नहीं चाहिए या किस तरीके का पैसा एक इंडस्ट्री में बन सकता है। आजकल की जो जनरेशन है बहुत अवेयर है एंड दे वांट टू बी वेरी श्योर कि एक करियर पाथ उनका या ट्रेजेक्टरी अच्छी रहेगी, राइट?
तो आज की डेट में फ्रेशर्स जब प्राइवेट बैंक्स में एक नौकरी लेने जाते हैं तो व्हाट इज द एवरेज सैलरी दैट दे कैन एक्सपेक्ट स्टार्टिंग में, एंड बढ़ते बढ़ते अगर आप एक आइडिया भी दे सके कि किस लेवल तक जा सकती है? When a candidate start as a fresher in a bank, they are generally given a salary of 20 to 30,000 rupees. So 20,000 से 30,000 रुपए तक सैलरी होती है, मतलब 2.5 लाख से 3.5 लाख का पैकेज मिलता है टिपिकली किसी भी प्राइवेट बैंक। ओके, सो कुछ बैंक्स 2.5 देते हैं, कुछ 3 देते हैं, कुछ 3.5 तक भी देते हैं। ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ उसकी लोकेशन है। हाँ. अगर दिल्ली, बॉम्बे मेट्रोज में है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी सैलरी 30-40 हजार रुपया साल की ज्यादा होगी। करेक्ट। अगर वो रूरल एरिया में है तो उसमें 20-25 हजार रुपया कम होगी। एंड दे कैन ग्रो अप टू 10 to 12 lakhs per annum in next 6 to 8 years. Okay. They will be able to reach a role of branch manager. तो जब बच्चा ज्वाइन करता है ना बैंक, दे ज्वाइन एज अ कस्टमर सर्विस ऑफिसर और अ टेलर। ओके। तो टेलर का काम होता है कैशियर का, जो हम बोलते हैं कि कोई पैसे निकलवाने आ गया, कोई जमा करवाने आ गया। कस्टमर सर्विस ऑफिसर क्या देखता है, कोई सी ने एफडी करवानी है। ये स्टार्टिंग रोल आप बोल रहे हैं जब वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है। कोई एफडी करवाने आ गया, किसी ने पासबुक अपडेट करवानी है अपनी, कोई कहता है मैंने एनईएफटी करवानी है, कोई कहता है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, तो दे हैव अ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। तो हमारे जो बच्चे हैं दे ज्वाइन एज आइदर एज अ टेलर और कस्टमर सर्विस ऑफिसर। तो ये हम सारी स्किल्स सिखा चुके होते हैं, उनको पूरी नॉलेज दे चुके होते हैं, ये काम प्रैक्टिकली आपने बैंक में जाके कैसे काम करना है। okay. जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपके पास कोई बंदा कैश डिपॉजिट करने आ गया, ठीक है। तो वो 5,000 रुपए उसने आपको दिए, 5,000 रुपीज, वो 500 के 10 नोट थे। लेट सपोज उसमें से 2 नोट नकली निकले, तो व्हाट एग्जैक्टली टू डू विद दैट मनी? You should inform your branch manager. You should write an email to RBI. You should write an email to the general manager of the bank. Okay. तो इसमें भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर थोड़े पैसे हैं, कम पैसे हैं, तो you will report to the branch manager. बट अगर कोई ज्यादा पैसे लेके आ गया तो you have to write an email to your seniors. Correct. So वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आपने कैश कैसे हैंडल करना है, सारे जो काम है बैंक में बैठ के वो हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं, ताकि एक बच्चा टेलर कैशियर से स्टार्ट होके विद इन 6 to 8 years दे कैन बिकम ब्रांच मैनेजर वेयर द सैलरी विल बी अराउंड 10 to 12 lakhs per annum। तो सर जैसे आपने ऑब्वियसली बताया कि किस तरीके की स्किल्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा काम आते हैं फ्रेशर्स को जब वो प्राइवेट बैंक ज्वाइन करते हैं, एंड किस तरीके की सैलरी रेंज भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आज की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है और हर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इतने सारे टूल्स, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं जिनसे जिंदगी बहुत आसान हो रही है, और बहुत लोग ले ऑफ्स की बात कर रहे हैं, जॉब मार्केट में उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। मुझे ये जानना है आपके हिसाब से, क्योंकि आप इतने सालों से ट्रेन कर रहे हो बच्चों को इस इंडस्ट्री में, प्राइवेट बैंकिंग की इंडस्ट्री पे एआई, मशीन लर्निंग और जितनी भी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो रही है उसका कोई इम्पैक्ट हुआ है? नंबर 1 तो ये, अगर हुआ है तो क्या हुआ है, कैसे स्टूडेंट्स इसको ओवरकम कर सकते हैं, और क्या नई लर्निंग्स लेके स्टूडेंट्स को इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में करियर बनाने का सोचना चाहिए? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम टाइपिंग के साथ अपडेटेड भी रहें, राइट, कि क्या चल रहा है, और अगर कुछ सीखने की जरूरत है तो वो भी सीख लें। बेसिकली मैडम एआई, एमएल या वर्चुअल रियलिटी के आने से बैंकिंग पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। करेक्ट। सो बैंकिंग विल बी मोर एफिशिएंट, हाँ, इट विल बी मोर कस्टमर सेंट्रिक। ओके। सो बैंकिंग विल बी मोर ऑटोमेटेड, हाँ, इट विल बी मोर एफिशिएंट एंड कस्टमर सेंट्रिक। ओके। तो इससे क्या होगा कि तो बैंक चेक कर पाएगा कि आप क्या क्या करते हैं पूरे दिन में, उस हिसाब से आपको वो एड्स दिखनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा आप घर ढूंढ रहे हैं तो आप आईसीआईसीआई होम लोन की आपको एड दिखनी शुरू हो जाएगी, एक्टिविटीज ट्रैक करने के। राइट। सो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस आपके होने शुरू हो जाएंगे कि यार मैं अभी तो सोच ही रहा था और मेरे को वो एड्स दिखने शुरू हो गए, ये होने लग गया अभी। करेक्ट। ऐसा ही होता है। हाँ। सेकेंडली कस्टमर सर्विस 24/7 हो चुकी है। आप एक फोन करो, एक कॉल करो, चैटबॉट्स भी होते हैं, चैटबॉट्स लग गए हैं। हाँ। व्हाट्सएप पे अब बैंक्स आ गए हैं, आप वहीं बैठ के सारी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो। सही बात है। द थर्ड थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। बैंक जो है वो पहले ही मिटिगेट कर सकता है अपना रिस्क के बंदे के, ये चीजें ठीक नहीं है तो हमने इसको लोन देना ही नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सो ये चीजें आएंगी। इसके लिए जो बच्चों को जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, अगर हमने बैंक में जाके काम करना है तो मेरे को
वर्चुअल रिलेशनशिप ऑफिसर का लेट्स सपोज एक रोल नया आया है अभी बैंक्स में। ये क्या करते हैं? तो ये जो जितने भी लोग लोन्स के लिए सर्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनकी इंक्वायरीज बैंक के पास आ जाती हैं। ठीक है। सो दे नीड टू कॉल एंड फिक्स अ मीटिंग एंड मीट द क्लाइंट। ओके, गॉट इट। सो अदरवाइज आपने ले ऑफ्स की बात की, हाँ, नो ले ऑफ हैज बीन देयर इन द बैंक्स। पिछले 4 सालों में 3 लाख नए लोग भर्ती हुए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। अच्छा, So the earlier total population in private sector banks was around 5.5 lakhs, or it has crossed 8.5 lakhs in these 3 years. ओके। सो इतना आप बोल रहे हैं कुछ इम्पैक्ट ऐसा हुआ नहीं है, मतलब ना होगा अगर होगा। आप देखोगे HDFC being the largest bank, उसकी 9,000 ब्रांचेस हो चुकी हैं इंडिया में। राइट। ICICI की 6,000 ब्रांचेस हैं। आफ्टर दैट एक्सिस की 5,500 ब्रांचेस हो चुकी हैं। करेक्ट। सो एवरी बैंक इज ग्रोइंग। तो अर्लियर उनके मेट्रोज में होते थे या बड़े शहरों में ब्रांचेस होती थी, अब हर गांव में जाके बैंक्स खोल रहे हैं। करेक्ट। सो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और सेकेंडली अगर आप देखोगे कंसोर्टियम हुआ था, कोलैबोरेशन हुई थी, बहुत सारी बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, गवर्नमेंट बैंक्स थे। करेक्ट। तो वो तो धीरे धीरे मर्ज हो रहे हैं। अब 12 बैंक्स रह गए हैं गवर्नमेंट बैंक्स, जहां वो 22 होते थे। करेक्ट। सो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको 5 कर दो और मर्जर्स कर दो। अच्छा, तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि ऑब्वियसली अपडेटेड रहना, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना और इन न्यू रोल्स में अडेप्ट करने के लिए नॉलेज होना जरूरी है, बट एज सच इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं है बिकॉज नेचर ऑफ वर्क ही वैसा है मे बी। बट फिर भी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट्स से मुझे अगर आज जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर, ठीक है, एंड मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट AI की वजह से मेरी जॉब पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े ना प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए टू इंश्योर कि आई एम अ गुड आइडियल कैंडिडेट एंड मुझे जॉब मिल जाए, लेट्स से HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, बिकॉज ये बहुत रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक्स है एंड अपना करियर अगर आप इधर स्टार्ट कर सकते हो तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। सो बेसिकली आपको ये देखना होगा कि बैंकिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो बैंकिंग की नॉलेज लेने के लिए या तो आप हमारे जैसे किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लो, या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के पढ़ लो, समझ लो। हमारी एक 100 क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यूट्यूब चैनल वहां पे आप जाके बच्चे अगर वो 100 क्वेश्चंस की भी तैयारी कर लेना, आई एम श्योर, आई कैन बेट अपॉन के वो बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेगा। ओके, क्या ये 100 क्वेश्चन मतलब 100 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज उसकी प्लेलिस्ट है? यस। अच्छा, ओके। सो ये जो बनाई है, ही इज रिटायर्ड जनरल मैनेजर फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये हमारे डीन एकेडमिक्स है जसबीर सिंह। सो उन्होंने बनाई है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, गॉट इट। सो आप बोल रहे हैं ऑब्वियसली या तो आप किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके वो कोर्सेज कर सकते हो, या यूट्यूब से भी बहुत सारा फ्री ट्रेनिंग मटेरियल आपके चैनल पे भी है, वो सीख के वो काफी है मतलब। अब मुझे ये जानना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट वर्कफोर्स इन द बैंकिंग सेक्टर, विमेन इन द बैंकिंग सेक्टर, इन द वर्कफोर्स ऑब्वियसली विद टाइम बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने ऑब्वियसली एक वेव देखी है एंड विमेन आर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन एवरी फील्ड दे आर वर्किंग टुडे। बट ऐसी क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, आई डोंट नो इफ बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि आप तो बहुत सारी मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहते हो, आपकी बहुत सारी कोलैबोरेशंस है विद अ लॉट ऑफ टॉप एम्प्लॉयर्स आल्सो, तो क्या किया जा रहा है कि ताकि और भी ज्यादा औरतें, राइट, विमेन इन द वर्कफोर्स जॉइन द बैंकिंग सेक्टर? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हम भी जब घर पे बात करते थे, एक बैंक में नंबर 1 जो जॉब होती है आपकी बहुत सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू अ कॉर्पोरेट जॉब। दूसरी चीज, जो बेनिफिट्स और पर्क्स आपको एक बैंक जॉब में मिलते हैं वो बहुत ही कम, आई वुड से जॉब रोल्स ऑफर करते हैं, एंड टाइमिंग्स भी थोड़ी बहुत, वाइल इट्स अ प्राइवेट बैंक, मुझे पता है आपकी सरकारी बैंक नहीं कि 9 से 5 मतलब 9 से 5, थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाता है, बट आई फील इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट स्पेशली फॉर विमेन, क्योंकि फिर आगे जाके जब शादी हो जाती है, बच्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज आपको कंसिडर करनी पड़ती है। पर मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग जॉब इज अ वेरी सुटेबल एंड अ गुड करियर ऑप्शन टू कंसिडर फॉर विमेन इफ दे आर इंटरेस्टेड इन इट। तो ऐसा आप या गवर्नमेंट, क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं दैट मोर विमेन एंटर इनटू द प्राइवेट बैंकिंग वर्कफोर्स? सो व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट इज के बैंक्स हमें बोलते हैं कि आज इंटरव्यू हो रही है, सिर्फ लड़कियां ही भेजना।
अच्छा, उसके पीछे कारण है दे हैव सम सेट परसेंटेज कि इतने परसेंटेज वुमेन होनी चाहिए बैंक हाँ, में, वो वर्कफोर्स क्राइटेरिया को मेंटेन करना पड़ता है। एंड यू वेरी राइटली सेड कि जब उनको मैटरनिटी लीव चाहिए, करेक्ट, अदरवाइज भी सोशली भी दे आर रिस्पेक्टेड कि अच्छा वो लड़की ब्रांच मैनेजर है कोटक Correct. महिंद्रा बैंक की या Right. HDFC बैंक की। यस, अभी हम प्रेजेंट की भी बात करें, काफी फीमेल्स हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्केल अप किए हैं इन बैंकिंग इंडस्ट्री, Right. जैसे कि जारिन दारू वाला है, शी इज द CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। राइट, तो शी टेक्स केयर ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया की और साउथ एशियन कंट्रीज की वो CEO है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। इससे पहले कि अगर आपने नाम सुना हो, चंदा कोचर, शी वाज MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। शिखा शर्मा वाज द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। करेक्ट। सो ग्रोथ की तो आई थिंक आई एम नॉट, मुझे शायद गलत बोल रही हूँ, पर जितना मुझे याद है फाल्गुनी नायर ऑल्सो बिफोर शी स्टार्टेड नायका वाज वर्किंग एज at a very high position in Kotak Mahindra Bank. yes, she was an investment banker. Yes, investment banker, and कुछ बहुत high leadership position पे ही उन्होंने छोड़ी थी जॉब at the age of 51 years. हाँ, so आपने ये तो सही बात बोली कि obviously मतलब the industry is welcoming and बहुत growth opportunities हैं, scope है, and layoffs का भी इतना impact नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। तो एक अच्छी opportunity है for the freshers to actually look out and get started with their career. क्योंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट अपॉर्चुनिटीज, आप ऑलमोस्ट 9+ ईयर से IPB चला रहे हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स को आपने ट्रेन किया है। कोई एक ऐसी स्टूडेंट की स्टोरी आई डोंट नो या एक दो जो बहुत मेमोरेबल रहे हो, बिकॉज मुझे लगता है मैं भी एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, मैं ऑब्वियसली आपके लेवल पे इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ, बट एज अ मेंटर, एजुकेटर, ट्रेनर, आप जो भी बोलो, जब आप किसी को अपनी ड्रीम्स, करियर रिलेटेड ड्रीम्स पूरी करने में हेल्प करती हूँ, दैट फीलिंग इज वेरी गुड, राइट? बिकॉज एक सेटिस्फैक्शन होती है कि एक बच्चे को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई या वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसी कोई, आई डोंट नो, अगर कोई स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज कोई जो आपके साथ अभी तक रह गई हैं इन दीज इयर्स, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारी होंगी, इफ यू कुड शेयर अ फ्यू। काफी स्टोरीज हैं। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो जिन बच्चों को जॉब लगती थी वो उनके पेरेंट्स भी आ जाते थे, साथ में लड्डू का डब्बा लेके आते थे, हमारी बच्चे की जिंदगी बना दी। और मैं तो उस टाइम यंग था, मतलब आज से 10 साल पहले, आई वाज 35। तो 25-26 साल के बच्चे भी पैरी हाथ लगाने लग जाते थे कि जी मैं तो तुम्हारी उम्र का ही हूँ। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी, विच कीप्स ऑन मूविंग अस। तो दिस वाज द ट्रिगर कि नहीं यार, कुछ बच्चों की जॉब लग रही है, दे आर हैप्पी, उनके पेरेंट्स आते थे। सो अगर मैं एक दो बच्चों की बात करूं, आई रिमेम्बर अ गर्ल फ्रॉम सहारनपुर केम टू अस। शी वाज, जिसको हम बोलते हैं शिकार थी डोमेस्टिक वायलेंस की। शी गॉट मैरिड, फिर उसके हस्बैंड या उनके इन लॉज, वो घर से भाग के अपने पेरेंट्स के पास आ गई। लिटरली वो बताती है बाद में कि मैं लिटरली भागी थी, तो बिल्कुल मॉरल डाउन था, कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगी। सो फिर वो उसने हमारे कोर्स में एनरोल किया एंड शी गॉट अ जॉब इन IDFC फर्स्ट बैंक इन दिल्ली। तो सहारनपुर की रहने वाली थी, दिल्ली आने को राजी नहीं थी। मदर भी उसकी भेजना नहीं चाहती थी कि कैसे भेजूं लड़की को, वैसे ही वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। बट हमने उसको समझाया कि बेटा एक बार तू आ जा। नाउ शी इज प्रमोटेड टू डिप्टी मैनेजर एंड नाउ शी इज करेंटली इन सहारनपुर ओनली। सो ऐसी एक और लड़की थी लखनऊ की, उसकी भी स्टोरी सिमिलर है। एक मेरे को याद आ रहा है, मैं एक दिन बैंगलोर सेंटर गया, वहां एक लेडी आई हुई थी कोची से। शी बिलोंग्स टू कोची, टेकन एडमिशन इन आवर बैंगलोर सेंटर। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो वो कहती कि मेरी शादी हो गई थी, पर शुरू से मन था कि कोई जॉब करूं, पर कर नहीं पाई। यहाँ आके थोड़ी पैसे की दिक्कत थी, फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला कि जॉब कर ले। तो मेरे को था कोई अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब की, फिर तो मेरे को था कि कोई अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब करूं। तो फाइनली शी टुक एडमिशन इन आवर कोर्स एंड नाउ शी इज प्लेस्ड इन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन कोची ओनली। तो ऐसे न्यूमरस स्टोरीज है मैडम, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। एंड आई एम श्योर बहुत अच्छा तो लगता ही होगा कि जो भी है एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आप कर पाए उनकी जर्नी में। राइट। ठीक है, तो सर हमने ऑब्वियसली बहुत बात की है अबाउट द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, स्कोप, विमेन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सैलरीज की बात की है, स्किल्स की बात की है, बट मुझे आप ये बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट देखने के बाद अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जेन्युइनली उनको लगता है कि नहीं मुझे भी ट्रेनिंग लेनी है एंड आई वांट टू जॉइन द प्राइवेट बैंकिंग वर्कफोर्स, तो IPB में अगर उनको एनरोल करना है इन एनी कोर्स, तो आपका प्रोसीजर क्या होता है? किन तरीके के स्टूडेंट्स को आप एडमिशन देते हैं अपने कोर्सेज में?
पहली चीज तो वही है जो मैंने पहले बताई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। 10th Right. 12th ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, सिबिल स्कोर मोर देन 700 हाँ. और एज लेस देन 26 ईयर्स। उसके बाद हमारा एक फॉर्म होता है, वो बच्चा फॉर्म भरेगा, हम है. उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, अपलोड करेगा 10th 12th भी जो उसने अपने सीवी में लिखा है वो एक्चुअल में है। फिर हम उसकी फिर हम उसकी एक पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है. पहले टेलीफोनिकली लेते हैं, अगर हमें लगता है कि बच्चे की कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो हम वीडियो कॉल करते हैं। ओके. तो अगर हमें लगता है कि बच्चा फिट है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में वंस ये बैंकिंग इंडस्ट्री में जा सकता है, तभी हम एडमिशन लेते हैं। ओके. सेकेंडली हम ये नहीं देखते कि बच्चा फार्मर बैकग्राउंड से है या कारपेंटर है उसके फादर, या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या अच्छी पोस्ट पे हैं उसके पेरेंट्स, ये मैटर नहीं करता। ओके. सो हमारे पास हर तरीके का बच्चा आता है, हार्ड वर्किंग फैमिली से भी बच्चा आता है, अच्छे रेपुटेड फैमिली से भी बच्चा आता है, दे आर वेल सेटल्ड बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग टू हैव अ स्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल करियर इन अ फील्ड लाइक बैंकिंग। राइट, गॉट इट. एंड प्लेसमेंट की अगर बात करें, क्योंकि प्लेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी कोर्स में एनरोल कर रहा है, डिप्लोमा कोर्स हो, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हो या शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो, कुछ भी हो, वी ऑलवेज वांट कि एक आउटकम मिले उससे. एंड प्लेसमेंट के फ्रंट पे मुझे जानना है कि आप कैसे सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को विद द प्लेसमेंट आफ्टर द कोर्स इज डन. तो जैसे ही बच्चा कोर्स खत्म करता है, बीच बीच में हमारे फोर्टनाइटली टेस्ट होते हैं, फिर फाइनल हमारा एक वाइवा होता है जो हमारे डीन एकेडमिक्स लेते हैं. ओके. और एक फाइनल एग्जामिनेशन होता है. तो जब बच्चा पास कर लेता है तो क्राइटेरिया ये है कि 70% मार्क्स उसके आने चाहिए अक्रॉस ऑल दी टेस्ट. ठीक है. उसके बाद उसका 90% अटेंडेंस भी होनी चाहिए क्लासेस में. इफ दे आर फुलफिलिंग दीज टू क्राइटेरियाज तो हम उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे भेजना शुरू कर देते हैं. इंटरव्यू अगर किसी कारण एक इंटरव्यू पे नहीं निकल पाया तो सेकंड इंटरव्यू पे निकल जाता है बच्चा. व्हाट वी हैव सीन के फर्स्ट इंटरव्यू में मोर देन 80% थ्रू हो जाते हैं. बट कुछ बच्चे जो रह जाते हैं उनको हम सेकंड या थर्ड इंटरव्यू में भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा निकल जाता है क्योंकि हमने वही सिखाया होता है जो उन्होंने बैंक में जाके काम करना है. गॉट इट. तो 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज तो उनको मिल ही रही हैं आपके थ्रू. एंड फिर मैं अज्यूम कर रही हूँ आपके सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर्स और बहुत सारे दूसरे ट्रेनर्स भी होते होंगे जो इंश्योर करते होंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस में बच्चे को कोई दिक्कत ना आए. Yes, madam. We have dedicated soft skills and spoken English trainers. Okay. जो बच्चों पे सीवी से लेके तो जो बच्चों को सीवी बनाना, फिर इंटरव्यू कैसे देनी है, बैठना कैसे है, कपड़े कैसे डाल के जाने हैं, A to Z उसकी तैयारी करवाते हैं. Got it. And sir, आज की डेट में मतलब आई थिंक मैं बहुत क्यूरियस थी पूछने के लिए, आपने फर्स्ट अपना जो सेंटर था आईपीबी का वो कहाँ स्टार्ट किया था? पंचकुला में. पंचकुला में. और आज कितने सेंटर्स हैं ऑलमोस्ट, किन किन सिटीज में हैं आपके? हमारे 26 सेंटर्स हैं मैडम अभी. अच्छा. अक्रॉस इंडिया इन 13 स्टेट्स. ओके. So if we talk about South India, we have 5 centers in South: Bangalore, Mangalore, Vijayawada, Coimbatore and Chennai. ओके. महाराष्ट्र में हमारे 6 सेंटर्स हैं. हाँ. फिर इंदौर में है, मध्य प्रदेश में. राइट. राजस्थान में 2 सेंटर्स हैं, श्री गंगानगर एंड जयपुर. देहरादून में सेंटर है हमारा. और दिल्ली एनसीआर में ही हमारे 5 सेंटर हैं. गुड़गांव में है, 2 दिल्ली में है, 2 नोएडा में है. में भी है. हाँ जी. नोएडा में भी है. नोएडा में 2 सेंटर्स हैं हमारे. ओके. दिल्ली में 2 सेंटर्स हैं. राइट. एंड देन यूपी में हमारा वाराणसी में सेंटर है. उत्तराखंड में देहरादून में है. फिर पंजाब में वी हैव मोहाली एंड पठानकोट. ओके. सो ऑलमोस्ट 26 सेंटर्स हैं. एंड लगभग कितने बच्चे ट्रेन हो रहे होते हैं एक टाइम पे, मतलब एक साल में आपके सेंटर्स के अक्रॉस? हमें हर महीने अराउंड 1000 एप्लीकेशंस आती हैं, बट वी रिजेक्ट ऑलमोस्ट 800 एवरी मंथ. क्योंकि या तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो रहा होता, या हमें लगता है ये इसमें ना स्किल है ना विल है. कई बच्चे बस वैसे ही जी हाँ जी कोर्स कर लेते हैं, फिर बाद में जान खाएंगे कि जी नौकरी नहीं लगी. तो बेसिकली स्किल विल भी चेक करते हैं. स्किल तो चलो हम दे देंगे, विल चेक करते हैं. हाँ. तो अराउंड 200 एडमिशंस वी डू मंथली. That is around 2500 students a year. We train and help them to get a job in a bank. Got it. And मुझे याद है मैंने पढ़ा था, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि आपका मिशन है कि आप 1 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन करके अपस्किल करा के प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब्स दिला सकें. आपका मिशन है बाय 2030. तो उसका अगर आप थोड़ा बता सके कि किस तरीके का रोड मैप आप लेने का सोच रहे हैं, व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग टू इंश्योर दैट उस विजन तक आप
पहुंच सको और इतने बच्चे आप ट्रेन कर सको बाय 2030? सो फर्स्टली मैडम अभी हमारे 26 सेंटर्स है. राइट. इन नेक्स्ट 2 years वी विल रीच अप टू 100 सेंटर्स. ओ माय. सेकेंडली हम बेसिकली आईटी का बेनिफिट ले रहे हैं. राइट. सो वी आर कमिंग अप विद सम सॉफ्टवेयर ओके. जहां जल्दी बच्चे की एडमिशन हो जाएगी. वो ऑटोमेटेड चेक कर लेगा कि ये बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है. सेकेंडली उसको कुछ सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी देंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी होंगी. राइट. थर्डली बैंकिंग इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट ही इतनी ज्यादा है. हर साल 1 लाख फ्रेशर्स भर्ती होते हैं बैंक्स में या एनबीएफसीज में ऑल टुगेदर. सो अगर हमें 18% शेयर भी मिलता है विच इज 18,000 इनटू 5 years 90,000 बच्चे हमने करने हैं. तो अगले 5 साल में मेरे ख्याल से हम 2029 2030 तक ये मिशन कंप्लीट कर पाएंगे. ग्रेट, विच इज वंडरफुल एंड आई एम श्योर ऑब्वियसली बहुत जल्दी हो भी जाएगा सर. उसके साथ मुझे आई थिंक आपसे ये पूछना था कि आपकी पूरी स्टोरी जब मैं सुन रही थी एंड पूरी जर्नी जितनी भी हमने बातचीत की उसमें एक चीज मैंने नोटिस की कि आपने अपने करियर में बहुत सारे शिफ्ट्स किए, ट्रांजिशन जिसको हम करियर ट्रांजिशन बोलते हैं, करियर स्विच बोलना है, जॉब स्विच की, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, अल्टीमेटली आपने खुद का काम शुरू किया. अब आप ऑलमोस्ट 10 साल से कंपनी चला रहे हो, इतने लोगों को आप एक सैलरी पे करते हो एज एन एंटरप्रेन्योर. एंड जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए, आपने तो बिजनेस में धोखा भी खाया है, पार्टनरशिप्स कुछ फेल हुई, चीजें नहीं चली. एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट आर सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स यू हैव लर्नड? सो फर्स्ट थिंग इज मैडम बी करेजियस. मतलब मेक रिस्क योर बेस्ट फ्रेंड. छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रिस्क इमीडिएटली लो, कुछ नहीं होने वाला. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डूब जाओगे. जहां जीरो से शुरू हुए थे फिर जीरो हो जाओगे, फिर बढ़ जाओगे. सो बेसिकली रिस्क लेना बड़ा जरूरी है. मैंने मेजरली एंटरप्रेन्योर्स देखा रिस्क नहीं लेते. डर लगता है ना. हाँ. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई छोटा रिस्क क्या है, एक इंटरव्यू देने आ गया, योर बजट इज 25,000, वो मांग रहा है 45,000. आप बोलोगे कि यार मैं 20,000 रुपया कैसे ज्यादा दे दूं, अगर मेरी इसकी सैलरी ना निकली मेरी बेइज्जती होगी. तुम्हारी क्या बेइज्जती होगी? वो काम नहीं करेगा, निकाल देना उसको. करेगा तो वो 45,000 का हकदार बनेगा तो दे देना. सही बात है. आपको रिस्क लेने पड़ेंगे. हो सकता है कोई मार्केटिंग कैंपेन आपने चलाना हो, उसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए हो. फिर आप सोचो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा. सो वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए माइंड में. अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, आपकी अगर इंटेंट कह रही है कि ये चलेगा, पैसे लगा दो. सेकेंडली हायर इंटेलिजेंट पीपल एंड वर्क हार्डर देन देम. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. पर मोस्टली सर लोग मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात की है, उनको डर लगता है इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने से. जैसे आपकी स्टोरी में भी आपने बोला ना, अगर ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है या मेरे से भी अच्छा काम कर रहा है तो ये तो मेरी सीट ले लेगा. बट जब तक हायर इंटेलिजेंट पीपल, जब तक इंटेलिजेंट नहीं लोग रखोगे, आप हर चीज में तो माहिर हो नहीं ना मैडम. वो तो करने ही पड़ेंगे, बट उनसे ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो अगर वो 9 बजे आके 6 बजे जा रहे हैं, आप सुबह 8 बजे आइए और रात को 8 बजे जाइए. राइट. क्योंकि वो आपको देख के ही फिर मिरर करेंगे. आप क्योंकि फाउंडर हो या बॉस हो, जो भी हो. तो यू आर सेइंग कि एज एन एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंट डेडिकेटेड हार्डवर्किंग लोगों को तो हायर करो, पर आप उनसे ज्यादा काम करो. एंड थर्ड थिंग इज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. हर रोज नया कुछ ना कुछ सीखिए, अपने में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. जैसे मैं करता हूँ, शाम को सोने से पहले मैं सोता हूँ, आज किन किन लोगों से मिला, कहाँ कहाँ क्या क्या बात की. अच्छा यार मैंने उसको ऐसे गलत बोला, ऐसे नहीं यार, कल से ध्यान रखना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा. तो छोटी 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 इंट्रोस्पेक्शन करो और उसको अपनी गलतियों से सीखते जाओ और बढ़ते जाओ. गॉट इट. लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब सीखते रहना, अपने आप को भी अपस्किल करना, आई थिंक, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होता है एज एन एंटरप्रेन्योर. ऑल्सो सर मुझे ये पूछना था दैट एज एन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस चलाने में बहुत सारे एंगल्स एस्पेक्ट्स होते हैं, एंड देन आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, फैमिली भी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं. आपका ओपिनियन क्या है अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस? क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, इतने घंटे ही काम करना चाहिए, फैमिली को भी इतना टाइम देना चाहिए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच का बैलेंस. आप इतने साल से अपनी पर्सनल जर्नी के थ्रू, आपका ओपिनियन क्या है वर्क लाइफ बैलेंस पे? मेरे को तो ये बेहद बकवास चीज लगती है वर्क लाइफ बैलेंस. इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. आपको लगता है कि घर में प्रायोरिटी है, आपकी वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार है, तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस क्या करेगा? सही बात है. आपको तो घर ही रहना है ना. और अगर आपके ऑफिस में आग लगी तो आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा. आपको नहीं जी अब मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, मैं क्या. इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. मतलब जो जिस टाइम पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो करनी है, वो करो. और लोग कहते हैं जी ज्यादा काम करोगे
तो फिर आपका हेल्थ खराब होगी, वो हेल्थ भी ठीक है, आपने ध्यान रखना है। सो यू हैव टू मेक दैट बैलेंस। प्रायोरिटाइजेशन इज द की, मेरे को जो ये समझ में आई है। अगर आप सोच लोगे मैंने 8-10 घंटे ही काम करना है, उसके बाद घर फैमिली को टाइम देना है, और आपको लग रहा है कि यार बिजनेस में मेरी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, नहीं तो मैं लॉसेस में चले जाऊंगा, तो फिर आप घर जाके क्या करोगे? 8-10 घंटे की जगह 12 घंटे 14 घंटे भी काम करना पड़ेगा। पैसा होगा तो फैमिली भी खुश रहेगी। अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। ट्रू ट्रू, गॉट इट। नहीं, वेरी वेल सेड सर। एंड आई थिंक उसके साथ मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा है टू गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत सारी चीजें मुझे आपके बारे में पता चली जो मुझे नहीं पता थी, आईपीवी के बारे में भी पता चली। बट बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन सर, कोई ऐसी एक चीज या एडवाइस जो आप एस्पायरिंग प्राइवेट बैंकिंग एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, जो आपको लगता है उनकी जर्नी में टू बिल्ड अ करियर इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर बहुत वैल्यूएबल हो सकती है? अगर आप उनको एड्रेस करके कुछ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, एनीथिंग दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर देयर करियर। देखो मैडम, किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सेल्स इज द की। जो धंधा लाने वाला है ना, सेल्स वाला बंदा है, उसी की ही बुक्कत है। सो बैंकिंग में भी वही है। ओके, वो कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सीलेंस सीखनी पड़ेगी। राइट। तो अगर आप गुड हो कस्टमर सर्विस में, तो आप नेटवर्किंग अच्छी कर लोगे। करेक्ट। अल्टीमेटली आज नहीं तो कल वो बंदा धंधा देगा। सो कस्टमर सर्विस इज द की इन बैंकिंग इंडस्ट्री। मतलब जितना अच्छा आप लोगों के साथ अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, उनको सर्व कर पाओगे और उनकी प्रॉब्लम समझ के एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर पाओगे, उतनी आपकी ग्रोथ हो सकती है इस इंडस्ट्री में। ऑल्सो सर, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन आपकी देखी थी जो आप लोगों ने मतलब आईपीवी के लिए चलाई थी, जिसका नाम था मैं नहीं बेरोजगार। और पहली बात तो नाम ही मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि वो मतलब आपके दिमाग में कुछ ट्रिगर करता है और बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि ये क्या है। तो उस कैंपेन के पीछे का अगर आप मुझे बता सको, थॉट प्रोसेस क्या था, आपने क्यों इसको ये नाम दिया और ऑब्जेक्टिव क्या था कैंपेन का जो आपने रन की थी? राइट मैडम, 2019 की जब लोकसभा इलेक्शंस होनी शुरू 2019 में जब लोकसभा की इलेक्शंस होनी थी, तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन चलाया था, मैं भी चौकीदार, अगर आपको याद हो। करेक्ट। हाँ। तो उसमें था कि आपको कुछ जो गलत चीजें हो रही हैं सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट खड़े होना है, मैं भी चौकीदार। हाँ, करेक्ट। बट उसके काउंटर करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोल दिया मैं भी बेरोजगार, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने सब यूथ को, या उन्होंने अपने भाषण में शुरू कर दिया मैं भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार। अच्छा। तो उस टाइम वी वर लिटिल सरप्राइज कि हम तो इतने लोगों को नौकरी दिलवा रहे हैं। करेक्ट। और हर रोज हमारे बैंक्स में इंटरव्यू हो रही हैं, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमें लगा कि हम तो बच्चों को हर रोज प्लेस कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे जब बैंक में जाके प्लेस हो जाते थे, तो हम उनको बोलते थे कि एक टेस्टिमोनियल देना और लास्ट में बोलना मैं नहीं बेरोजगार। क्योंकि हम तो अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट पिछले 5 साल से काम कर रहे थे। तो दैट वाज अ हिट, मैं नहीं बेरोजगार। गॉट इट। एंड आप मतलब ये क्या है, बच्चे वीडियोस इंस्टाग्राम पे हर जगह, मतलब सोशल मीडिया पे भी डालते थे? सोशल मीडिया पे भी डालते थे, हमें भी भेजते थे, हमने भी डाले। नाइस, ओके, ग्रेट। नहीं, बट बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इसीलिए वो इतना हिट हुआ था और बहुत सारे लोग डाल रहे थे, बिकॉज जैसे आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, क्योंकि तब इलेक्शंस की वजह से जो नेमिंग आपने की थी उसका भी बहुत बड़ा रोल था उसमें। ऑल्सो सर, आई थिंक जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, भले ही आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हो या आपका स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न हो, कुछ भी हो, या आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ, कुछ भी हो, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपने बोला, बिजनेस में कुछ चीजें क्रिटिकल होती हैं, आज कुछ चलता है, कल कुछ नहीं चल रहा है, एंड फेलियर्स आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ एंटरप्रेन्योर्स जर्नी। आपने भी बहुत सारे फेलियर्स एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, तो उन सिचुएशंस में व्हाट केप्ट यू गोइंग और मोटिवेटेड? कैसे आपने फेस किए ये फेलियर्स एंड व्हाट डिड दे टीच यू? पहली चीज आपने बिल्कुल ठीक कही मैडम, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। करेक्ट। तो जब भी आप कॉइन उछालोगे, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो ऐसे ही अगर आप बिजनेस करोगे, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सही बात। सो फेलियर्स तो आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बट मेरी जर्नी में मेरे को ये लगता है कि हमारी जो मदर ने सिखाया कि भगवान पे विश्वास रखो, एक देयर इज वन गॉड, या देयर इज सम सुप्रीम पावर जो देखती है कि तुम ठीक कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होता है, अगर तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तो हम बोलते हैं कि अगर आपकी कोई अच्छा इरादा है, या आपका एक कोई दृढ़ निश्चय है,
तो वो यूनिवर्स भी, हम बोलते हैं कायनात भी आपका साथ देती है। करेक्ट। तो जब मेरे में भी बुरा टाइम आया, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया पार्टनरशिप की वो लॉसेस, तो जो पार्टनरशिप की झगड़े हो गए, तो एक एंटरप्रेन्योर को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं इस जर्नी में आ रहा हूँ तो उनको भी कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, दे वांट टू गो बिग। हाँ वो तो है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होता तो जब मैं ज्यादा ही डिप्रेस हो जाता था तो मेरी मदर ने एक लाइन लिख के दी, कहती ये शब्द जो है वो हर रोज पढ़ा करो। जो मेरा टेबल था उसके ऊपर एक शीशा पड़ा हुआ था, ग्लास, उसके नीचे मैंने रखा हुआ है आज की डेट में भी। उसके बाद में मैंने फ्रेम करके अपने दीवार पे अभी भी लगाया, तो इट सेज जा तू मेरे वाल है ता क्या मोछंदा। सो विच मीन्स के भगवान इफ यू आर विद मी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ किस चीज का टेंशन है, लोड है। राइट, करेक्ट। सो वो पूरा शब्द है, इट इज ऑफ 8 लाइंस। सो आई रीड इट ट्वाइस थ्राइस डेली। तो वो जब भी कुछ गलत होने लग जाता है ना, तो मेरे को लगता है भगवान तो मेरे साथ ही है ना। सही बात है। वो मेरे में बहुत पॉजिटिविटी रहती है एंड आई कीप ऑन मूविंग। गॉट इट। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि स्मूथ लाइफ नेवर लीड्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ। उतार चढ़ाव आएंगे ही, पंगे पड़ेंगे ही, कोर्ट कचहरी थाने जाना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल लाइफ बिल्ड करना चाहते हो। क्योंकि जब आप अच्छा काम करोगे कुछ लोग आपको कॉपी करेंगे, कुछ लोग बेड़ियों पे पत्थर भी डालने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ग्रो कर रहा है, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से स्मूथ लाइफ नेवर लीड्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ। आई थिंक ओवरऑल जैसे मैं बोल रही थी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपकी जर्नी से, बहुत सारी चीजें जो मुझे आपके बारे में पता चली हैं, आईपीबी के बारे में पता चली हैं, एंड ऑल्सो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू होल्ड एंड आपका विजन क्या है विद आईपीबी गोइंग फॉरवर्ड एंड क्या क्या होने वाला है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग और जितने भी स्टूडेंट्स या एस्पायरिंग बैंकर्स इस पॉडकास्ट को इस पॉइंट तक देख रहे हैं, प्लीज डू check out IPB Banking's courses if you're genuinely serious about building a career in the private banking sector. हम उनके जो वेबसाइट लिंक है और सोशल मीडिया हैंडल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और गुरसिमरन सर की जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, यू कैन चेक इट आउट। एंड that's it for this episode, but before you leave, please don't forget to like, share and subscribe to the Dhera Decodes channel.